सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको वेलकम कहती हूँ। नाज़रीन, आज का दिन शायकीन क्रिकेट के लिए बहुत ही मायूस कुन रहा और उनकी मायूसी की वजह यह थी कि 18 साल बाद पाकिस्तान में न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम आई थी। सीरीज़ होनी थी, आज मैच था और सिर्फ टॉस होने से थोड़ी देर पहले 11वें आवर पे न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम ने अपना दौरा मनसूख कर दिया। ये सीरीज़ मनसूख कर दी और बुनियाद बनाई गई सिक्योरिटी। ये कहा गया कि सिक्योरिटी खदशात हैं, एक साजिश की और बू इसमें यूँ आने लगी कि जो पाकिस्तान दुश्मन कुव्वतें हैं, जो ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि पाकिस्तान में ना क्रिकेट के मैदान आबाद हों, ना कोई अमन की बात हो, जिनका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान के अमन को तबाह करना है, उनकी साजिशें जारी रहती हैं और कहीं ना कहीं वो अपनी साजिशों में कामयाब भी हो जाते हैं। दुनिया जानती है कि नाज़रीन, पाकिस्तान कितना सेफेस्ट मुल्क है, कितना अमन का गहवारा है। यहाँ पर जब भी कोई भी इंटरनेशनल क्रिकेट होती है, इंटरनेशनल प्लेयर्स आते हैं, उनको किस तरह की सिक्योरिटी दी जाती है, प्रेसिडेंट लेवल की सिक्योरिटी यहाँ पर दी जाती है। और इससे पहले भी कई सीरीज़ यहाँ पर हुई। हमने देखा कि पाकिस्तान जो PSL थी वो यहाँ पर कामयाबी के साथ हुई, इसके अलावा कई सीरीज़। लेकिन आज जो सूरत हाल पैदा हुई, यकीनन इसके पीछे ना सिर्फ साजिश है और इसका जो असर पड़ेगा वो आगे आने वाली सीरीज़ पर भी पड़ेगा। पाकिस्तान इसको किस तरह ले और ना सिर्फ ले बल्कि इसके ना सिर्फ सबूत मांगे न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम से कि अचानक 11वें आवर पे कैसे आपने ये डिसीजन लिया और वो यकतरफा लिया। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ साबिक टेस्ट क्रिकेटर हसन रज़ा साहब मौजूद हैं, उनको हम वेलकम कहते हैं। हसन साहब, बहुत शुक्रिया आपका। यकीनन आप भी मायूस होंगे, मुझ समेत तमाम शायकीन क्रिकेट आज बड़े मायूस हुए हैं, बड़े दुख का शिकार हैं कि आज इनको एक अच्छे क्रिकेट देखने को मिलनी थी। न्यूजीलैंड की 18 साल बाद क्रिकेट टीम पाकिस्तान आई थी और एक अच्छा खेल देखने को मिलता, तो यकीनन अजीब ही वजूहात की बिना पर मनसूख हो गया। आप किस तरह देख रहे हैं इस चीज़ को और इसका असर आगे आने वाली सीरीज़ पर किस तरह पड़ेगा? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच। बहुत बड़ा एक धचका लगा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, ना सिर्फ PCB को लगा है ये धचका, पूरे वर्ल्ड में जो है वर्ल्ड क्रिकेटिंग जो लोग हैं, देखने वाले हैं, मीडिया, सोशल मीडिया पे जो है ये एक्ट चल रहा है और सारी चीजें गर्दिश में आ रही हैं ये चीजें कि ऐसा कैसे हुआ गया मुमकिन कि एक टीम जो है 18 साल बाद आई है उसको प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, उसको सिक्योरिटी जो है दी जा रही है। उसके बाद 5 दिन वो मुसलसल प्रैक्टिस करती रही है पिंडी स्टेडियम में, और पिंडी में भी है यहाँ पर इस्लामाबाद में। ऐसा कोई रीजन नहीं है कि यहाँ पर बहुत सारी टीमें भी आई हैं, यहाँ के हालात भी और दुनिया की जो आज के कोविड-19 की वजह से हालात चल रहे थे पूरे वर्ल्ड में 2 साल से, कोशिश यही हो रही है कि स्पोर्ट्स को और जो भी जो हल्के हैं दुनिया में उनको इम्प्रूव किया जाए। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने रोल अदा किया है। अगर पिछले पास में आप देखें, साउथ अफ्रीका की टीम थी, वो रिसेंटली आगे पिंडी स्टेडियम में खेल के गई और पाकिस्तान टेस्ट मैच हराया गया वहां पर। उससे पहले श्रीलंका की टीम आई थी, वो खेल के गई यहाँ पर इस्लामाबाद पिंडी स्टेडियम में खेल के गई और प्रोटोकॉल के साथ उनको लेके आया गया। चाहे वो स्टेडियम से डिस्टेंस से दूर होटल में रहते हैं, मगर उनको प्रॉपर जो एक वज़ीर आज़म को प्रोटोकॉल दिया जाता है वही प्रोटोकॉल उनकी इंग्लिश टीम को दिया जाता है और दीगर जितनी भी टीमें आई। अफसोसनाक बात यह है कि इससे ये प्रॉपर प्रोपेगेंडा मुझे लगता है कि हो रहा है और जितने भी लोग ये चीजें कर रहे हैं, जो साजिशें ये नाकाम हो जाएंगी फ्यूचर में, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मुसलसल 5 साल से 6 साल से मेहनत कर रहा था और वसीम खान जो है थ्रू आउट ओवरसीज टीमों को लेके आ रहे थे, वहां से फिर ये टीमें आगे खेल रही थी। मगर इस पर एक्शन लेना चाहिए। वजीर आजम जो है वो खुद एक क्रिकेटर स्पोर्ट्समैन रह चुके हैं और इसको एक्शन लेना चाहिए क्योंकि कौम बहुत मायूस हुई है। उन्होंने टिकट लिए थे, टिकट फेल हो गए। इसके बाद PCB जो है सिक्योरिटी सिस्टम में जो है इन्वॉल्व था थ्रू आउट बिफोर मैच से पहले। उनकी जो सिक्योरिटी सिस्टम थी सारी वो चेक कर रही थी वहाँ पर गेट्स पे, और पिंडी स्टेडियम में जो ब्लॉकेज लगी हुई है, पूरी काफी दूर तक ब्लॉकेज लगी हुई रोड। और आप जानते हैं, बहुत बेहतर बता सकते हैं हसन, कि जब भी कोई इस तरह की इंटरनेशनल क्रिकेट आती है पाकिस्तान, तो उसका अपना एक प्रोसीजर होता है। पहले उनकी सिक्योरिटी क्लियरेंस आके ओके की रिपोर्ट देती है, उसके बाद खिलाड़ी आते हैं, टेस्ट प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस मैचेस होते हैं। फिर ना सिर्फ ये बल्कि उनकी जो भी हैपनिंग्स होती हैं
उससे पहले की मैच शुरू होने की वो हो रही होती हैं। यहाँ पर ज़ाहिर तस्वीरें खिंची, ट्रॉफी के साथ जो है वो पिक्चर्स हुई, टेस्ट क्रिकेट से पहले एक टेस्ट मैच होता रहा, ये सारे मामलात होने के बाद 11th आवर पे अगर ऐसा होता है तो लग रहा है आपको कि साजिश की बू आ रही है पीछे? डेफिनेटली साजिश है ये, क्योंकि पाकिस्तान जो है एक आईसीसी रैंकिंग में टॉप लेवल पे आ रहा था अब तक, और सिक्योरिटी रीजन से भी टॉप लेवल पे आ रहा था जितने ममालिक में टीमें हैं। इससे पहले के अगर न्यूजीलैंड से पहले अगर ये टीम नहीं आती, कन्वेंस कर रहे हैं, तो इंग्लैंड की टीम से बातचीत चल रही थी पाकिस्तान की बोर्ड की। इसके बाद इंग्लैंड टीम ने आना था पाकिस्तान में। यहाँ पर साउथ अफ्रीका जैसी टीम है, टॉप क्लास की, वर्ल्ड क्लास टीम है, वो यहाँ पर खेल के गई हैं। न सिर्फ न्यूजीलैंड आज वापस गई है, इससे पहले बहुत सारी टीमें हैं जिन्होंने ख्वाहिश की है कि हम पाकिस्तान में आके खेलें। उन्हें यहाँ के स्टैट्स देखे, वहाँ की सिक्योरिटी के जो लोग हैं पीसीबी के जितने भी हैं वो यहाँ पर जाते हैं। 350 से लगभग लोग हैं पीसीबी के जो डिफरेंट अपनी कैटेगरी में अपना रोल अदा कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अच्छा बेहतर करने के लिए। जाकिर खान जैसे लोग हैं वो इंटायर कमेटी में इन्वॉल्व है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से काफी सालों से। वो खुद जाकर चेक करते हैं वहाँ पर लोगों को, और वहाँ की सिक्योरिटी जो है 2 रोजा दौरे पे वो यहाँ पर आती है, फिर वो यहाँ पर सारा सोल्यूशन सारी चीजें देखती है, होटलिंग वगैरह 1 to Z देखती है जाके। उसके बाद क्लियरिफिकेशन सारी चीजों की होती है। मगर अचानक विद इन टॉस होने से पहले 12 रुकनी एक टीम अनाउंस कर दी गई है, और हम निजी चैनल्स पे भी बैठे हुए हैं, ये डिस्कस कर रहे हैं कि मैच का शौक ने टिकट ले लिए हैं, तो बहुत ही डिसअपॉइंट रोल है। जैसे नॉन प्रोफेशनल बिहेवियर है जो मैं कहूँगी, ये होना नहीं चाहिए। खेल के मैदान इसलिए नहीं होते। असल में चाहूँगी आप मेरे साथ ही रहिए, क्योंकि ज़ाहिर है जिस तरह शायकीन क्रिकेट मायूस हो गए हैं, सुबह 6 बजे से यहाँ पर पहुँच गए थे, उनकी भी ज़रा सूरत हाल जानते हैं। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में आज एक रौनक लगनी थी जो कि नहीं लग सकी। हमारे नुमाइंदे जाहिद फारूक मलिक हमें वहाँ से बराह रास्त ज्वाइन कर रहे हैं, उनके पास चलते हैं। जाहिद, आप यहाँ पर सुबह से अपडेट कर रहे थे, जाहिर मैच होने लगा था, लेकिन टॉस से पहले जो ये सब कुछ हुआ, और आज मैदान वीरान है आपके पीछे जहाँ आज मैच होना था, यहाँ पर आपने शायकीन से बात की, क्या कहा उन्होंने? हाँ जी बिल्कुल, शायकीन का जो कहना था वो नाकाबिले दीद है। वो इतनी तैयारी करके आए थे, सकरदू से लोग आए थे 24 घंटे, नारोवाल से लोग आए थे, सिंध से लोग आए थे, बलूचिस्तान से लोग आए थे। उस टीम को जो 18 साल पहले एक नाखुशगवार वाक़े के बाद गई थी, इस मैदान के ऊपर अंदर वेलकम करने के आए थे। फूल थे उनके हाथों के अंदर, वेलकम के बैनर्स उनके साथ थे। ये इस जगह पे आना था, उन्होंने यहाँ पे उन्होंने बैठना था। मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखा सके कितना खूबसूरत सजाया आज क्रिकेट स्टेडियम को, कितनी खूबसूरत कोशिश की गई इन कुर्सियों की जहाँ पे शायकीन ने बैठना था। डेफिनेटली वो मायूस हुए हैं, उनके दिल टूटे हैं, और दिल इससे ये ज़्यादा टूटे हैं कि यहाँ पे आके वो मैच खेल रहे थे, आज वो स्टेडियम के बाहर अपने ख्यालात का इजहार कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि वो क्रिकेट टीम जो 6 दिन इस मैदान के अंदर आके प्रैक्टिस कर रही थी, कल जब मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर न्यूजीलैंड के कैप्टन से जब बात, आप 18 साल पहले एक नाखुशगवार यादें लेके गए थे, आज पाकिस्तान आए हैं, क्या समझते हैं? जो उनका कहना था कल, और जो उनका कहना था सिक्योरिटी के बारे में, जो उनका कहना था पाकिस्तान के इंतज़ामात के बारे में, वो खुद से अगर आप सुने, आप हमारे नाजरीन को सुनाएं, उन्होंने कल उनके कैप्टन ने पाकिस्तान के बारे में क्या कहा। 24 घंटे के बाद, 24 घंटे के अंदर नहीं तो जाहिर फिर ऐसा हुआ क्या? उनका माइंड, जो आप रिपोर्ट कर रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ के इंतजामात बताए, इससे पहले के मामलात, फिर कल होने वाली न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, पिंडी जैसा शहर, बेहतरीन फुल प्रूफ सिक्योरिटी के इंतजामात, आज भी आप यहाँ आए, आज भी आपने देखा सिक्योरिटी। ऐसा क्या सिक्योरिटी को बुनियाद बनाया गया कि यहाँ पर सिक्योरिटी वो नहीं है जो वो चाह रहे थे, जो उनको इतने दिनों से नहीं मिली जब वो ट्रैवल करके पाकिस्तान आए, यहाँ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तस्वीरें खिंचवाई, टेस्ट जो है वो प्रैक्टिस की, तो वो सिक्योरिटी उनको उस वक्त नज़र क्यों नहीं जो आई जो एकदम नज़र आ गई उनको? जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं, ये वो जगह है कल जहाँ पे रूनुमाई हुई उसके ट्रॉफ़ी की। मैं समझता हूँ कि 24 घंटों के अंदर कोई ऐसी चीज़ तब्दील नहीं हुई। 24 घंटों के अंदर अगर तब्दील हुआ तो मैं सही है। जाहिर बड़ी अफसोस की बात है, आज ये मैदान जहाँ खेल होना था
वो वीरान पड़ा है। ऐसा नहीं होना चाहिए, इसको सद्देबाब ज़रूर होना चाहिए। गो के नाज़रीन, मैं पर्दा नहीं करती हूँ और अल्लाह ताला हमें तौफीक दे। मैं तो अपने लिए कहूँगी कि अल्लाह मुझे तौफीक दे कि मैं भी पर्दा करूँ। मेरी वालदा जो कि शरई पर्दा करती हैं, एक उस्ताद हैं, उन्होंने बच्चों को तालीम दी, हमेशा पर्दे में दी, और कभी ऐसा नहीं हुआ कि उनके किसी तालिब इल्म ने ये शिकायत की हो कि उन्हें उनके पढ़ाने का अंदाज़ नॉर्मल नहीं लग रहा। उनके हाथों से पढ़े हुए बच्चे आज बेहतरीन जगहों पर अपने करियर्स को आगे बढ़ा रहे हैं। तो किसी भी औरत का पर्दा करना या पर्दा ना करना ये किसी चीज़ की दलील नहीं होती कि उसमें सलाहियत नहीं है या वो फिर नॉर्मल नहीं है। आज हम इसी पे बात करेंगे कि ज़ाहिर पर्दा अल्लाह का हुक्म है, लेकिन इसको करना चाहिए, ज़रूर करना चाहिए, और ना करना या करना ये ज़ाती मामला होता है, लेकिन इस पर किसी किस्म की तनकीद बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। वो ख़वातीन जो पर्दा करती हैं उन्हें तनकीद का निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए। इस पर बात करूँगी। मेरी मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं, नुसरत सहर अब्बासी साहिबा मेरे साथ मौजूद हैं, जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है और अभी हालिया ही दिनों में उन्होंने पर्दा करना शुरू किया, और ये बहुत ही खूबसूरत बात है और बहुत ही अच्छी बात है। नादिया मिर्ज़ा सीनियर सहाफ़ी हैं, एंकर पर्सन हैं, जो कि वो भी हिजाब लेती हैं और ये भी उन्होंने अपने करियर में आने के बाद जो है वो शुरू किया है। बहुत ही अच्छी चीज़ है। जो चीज़ अच्छी होती है उसे हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। दोनों ख़वातीन का मैं शुक्रिया अदा करूँगी कि आप दोनों ने मुझे टाइम दिया। नुसरत साहिबा, सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहूँगी। हम एक नुसरत सहर अब्बासी साहिबा को जानते थे और आज एक बदली हुई नुसरत सहर अब्बासी साहिबा हैं, जो कि बहुत ही खूबसूरत रूप है आपका। ये कहना कुछ लोगों का कि ख़वातीन जब पर्दे में होती हैं वो नॉर्मल नहीं होती हैं, तो क्या ख़वातीन का पर्दा करना या हिजाब लेना ये बता सकता है कि वो नॉर्मल हैं, बासलाहियत हैं या नहीं है? आप क्या कहती हैं, क्योंकि आपने कुछ ही दिनों पहले पर्दा शुरू किया, आपको क्या कभी किसी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा नुसरत साहिबा? थैंक यू सो मच सुमैया कि आपने ये टॉपिक लिया, बहुत शुक्रिया। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने इस पर बात करने के लिए अपने आप को भी तैयार किया, क्योंकि इतना आसान नहीं है। जी बिल्कुल। ये हिजाब या पर्दा, इसको क्या समझते हैं लोग? क्या मतलब है? क्या कोई खलाई ऐसा लिबास है जो पहनते हैं तो उससे हमारी सलाहियतें ख़त्म हो जाती हैं ख़वातीन की, और ख़वातीन आए बाएं शाएं बकने शुरू कर देती हैं, या जो वो होती हैं वो नहीं होती? मतलब ये तो एक शरई पर्दा है, और ये एक ऐसा महफूज, एक ऐसा तकद्दुस देता है औरत को कि जो औरत ये करती है ये वही बता सकती है। और मुझे नहीं समझ में आता कि ये लोग इस तरह की सोच क्यों, ये या तो वो मगरिब की तरफ से ये सोच आ रही है, हमारी तरफ डाली जा रही है जहनों में। अच्छा, अगर ये बात थी तो हमारी बीबियां, हमारे इस्लाम में जितने भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद से जितनी भी उनके अज़वाज मुत्तहरात या असहाब या जितने भी इमाम, सब ने इसी तरह पर्दे किए थे और हम उन्हीं के उन पर चल रहे हैं, सुन्नत पर। तो कितनी बुरी बात है सुमैया, अगर तो कोई ये सोच के कह रहा है कि इस तरह औरत की सलाहियतें जो है वो ख़त्म हो जाती हैं। अब मैं नुसरत सहर अब्बासी सुमैया से बात कर रही है तो मैं पता नहीं क्या कुछ और शोल पक रही, मेरी सलाहियतें ख़त्म हो गई, अब मैं MPA मेंबर के हैसियत में मैं शायद वो अपना काम नहीं कर पाऊंगी और पार्टी मुझे निकाल देगी। सबसे बड़ी बात है कि उसके बाद से मुझे 1 महीना हो गया है, मैं बाकायदा असेंबली के सेशन ले रही हूँ। जी हाँ बिल्कुल। मैं तमाम जितने भी बाहर इस्लामाबाद कल लाया से वापस, और आपके जोश में कोई कमी नहीं है। आइए नुसरत साहिबा, आई रियली अप्रिशिएट यू। जैसे आप पहले बात करती थी आप आज भी वैसे ही बात करती हैं, कोई तब्दीली नहीं आई है। बिल्कुल आपने सही कहा। नादिया, मैं आपको भी शामिल गुफ्तगू करना चाहूँगी। नादिया मिर्ज़ा साहिबा भी हमारे साथ मौजूद हैं। सहर साहिबा, तो ज़रा उनसे भी बात करते हैं। नादिया, आप बहुत लंबा करियर है, सहाफ़ती जिम्मेदारियाँ निभाते हुए कई साल हो गए आपको, और ज़ाहिर है मैंने आपको देखा माशाल्लाह आप आज हिजाब लेती हैं। पहले हम नहीं लेती थी, मैं नहीं लेती, अल्लाह मुझे भी तौफीक दे, लेकिन मैंने देखा है कि सोशल मीडिया पर जिस तरह ख़वातीन को हिरासा किया जाता है, जिस तरह ट्रोल किया जाता है, जिस तरह उनके बारे में नामुनासिब ज़ुबान इस्तेमाल की जाती है, आप इन चीज़ों को किस तरह से लेती हैं और आप मुकाबला कैसे करती हैं? सुमैया, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी इन योर शो। मैं एबनॉर्मल और नॉर्मल की डिबेट में नहीं पढ़ूंगी। एज फार एज आपने ट्रोलिंग का जिक्र किया, तो ट्रोलिंग जो है वो ना आपके गेटअप से होती है ना आपके हिजाब से होती है। आप हिजाब में होंगी तो भी हो सकती है। ट्रोलिंग तो वो है जो आप पॉलिटिकल डिफरेंस या डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को आप ले लीजिए, उस पर आपकी ट्रोलिंग हो जाती है। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि वंस यू आर इन हिजाब, तो वो निशाना जो है वो आपका हिजाब भी बनता है।
मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर कोई एक जिस लड़की ने भी हिजाब नहीं लिया हुआ, ये अपनी एक आपकी बड़ी पर्सनल और मुकम्मल तौर पर आपकी अपनी चॉइस है। आप लेना है आप लें, आप नहीं लेना आप नहीं लें। बिल्कुल। मगर जिस ट्रोलिंग का आप जिक्र कर रही हैं उसमें अनफॉर्चुनेटली जब एक कोई मैंने हिजाब लिया हुआ है तो सबसे पहले जो है वो तनकीद का निशाना या उस जुमले का निशाना मेरा हिजाब बन जाता है। अभी हाल ही में आज की मैं आपको बात बताऊं कि जब मैंने बात की वो टीटीपी के हवाले से जो चल रही है आप माफी है वो, तो फौरन उन्होंने कहा कि जी आप तो बस रहने दें और आप हिजाब उतारें और फिर आप इनका, मैं वो अल्फाज भी नहीं यहाँ पे दोहरा सकती, मैंने वो पढ़ा आप हिजाब उतारें और फिर मुकम्मल तौर पे झूठ बोले। तो भाई मैं जो बोल रही हूँ, जो मैं राय रखती हूँ, जो मेरा ओपिनियन है, जो मेरी सोच है, उसका मेरे हिजाब से क्या ताल्लुक है? तो ये तो बड़ी एक ना समझ में आने वाली बात है। नुसरत है बड़ी अच्छी बात है, मैं उनको भी, मेरी उनसे राब्ता नहीं हुआ बड़े अरसे से, बड़ी अच्छे इनसे हमारा ताल्लुक रहा है जब मैं कराची में थी। उनको भी मैं बड़ा अप्रिशिएट करूंगी, अल्लाह सबको ये तौफीक दे। लेकिन एक बात जरूर है, हम जो नॉर्मल एबनॉर्मल की जंग में पड़ गए ना, तो ये नॉर्मल एबनॉर्मल की जंग जो है ये औरतों के लिए नहीं, ये आदमियों के लिए होनी चाहिए। सही बात और उन आदमी के माइंडसेट में तब्दीली की जरूरत है जो ये समझ रहे हैं कि अगर आपने हिजाब ले लिया, मैं ये पक्के यकीन से पूरी अथॉरिटी के साथ, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ सुमाया ये कह सकती हूँ कि सिंस आई हैव स्टार्टेड टेकिंग हिजाब आई फील माई सेल्फ मोर सिक्योर, मोर कॉन्फिडेंट। बट यस हर्डल्स भी हैं। आपको मैं क्या बताऊं कि कुछ ऐसे लोगों ने मेरे शो में नहीं आए, कैन यू बिलीव इट? मैं उनका नाम नहीं कभी डिस्क्लोज नहीं किया, शायद आगे भी ना करूं, उनका पर्दा मैं रखूंगी, जिन्होंने ये कह के रिफ्यूज किया क्यों हो नादिया मिर्जा ने तो अब इतना बड़ा हिजाब ले लिया है, अब उनके शो में कौन आएगा? ये क्या बात तो ये सब चीजें चलती हैं। मतलब दिस इज वेरी डिसअपॉइंटिंग कि आपको क्या, आप वही बात है ना कि ये वो लोग हैं, ये उस माइंडसेट के लोग हैं जिनको ये लगता है कि लिबास जो है वो किसी की आइडेंटिटी होती है। ये बहस क्यों छिड़ती है, ये बात क्यों होती है? मैं तो इस बात पर हैरान हूँ। जी जी। औरत को सिर्फ एक देखने की चीज समझता है आज। हाँ बिल्कुल। ये जो नॉर्मल और एबनॉर्मलिटी है ना, ये बेसिकली ये आदमियों के माइंडसेट के अंदर इसका ट्रीटमेंट जरूरी है। सही कह रहे हैं। औरत को आदमी समझ रहा है कि उसको जाएंगे देखेंगे तो थोड़ी सी जो है ना उनकी ठरक में अफाका होगा। ये मसला है। और जो औरत पर्दा नहीं करती उसको भी निशाना बनाना है। मैं भी बहुत सारे जुमले सुनती हूँ, दिन रात सुनती हूँ, नुसरत सैर साहिबा सोशल मीडिया पे सुनती हूँ, इधर उधर से मेरे कानों में पड़ रहे होते हैं कि ये बातें करेंगी पर्दे की। जिनको पता है पर्दा क्या होता है, जो कभी दुपट्टा नहीं लेती उनको पता है पर्दा क्या होता है। मेरे भाई हम भी मुस्लिम मुआशरे में रहते हैं, हमें मालूम है, हम पूरे कपड़े पहन के स्क्रीन पर आते हैं। ऐसा कोई मामला नहीं है कि मेरा ताल्लुक एक मुस्लिम घराने से नहीं है। नुसरत साहिबा ये क्यों होती है, ये बहस क्यों होती है औरत के लिबास पर, औरत के पर्दे पर, उसके बापर्दा होने पर, उसके बापर्दा नहीं होने पर? ये हम औरत को एक अजीब सा सिंबल बना के क्यों पेश करते हैं? ये बहस क्यों होती है? ये हमारे माशरे में होती है और हमारे माशरे में मर्द जो है वो तरबियत याफ्ता मर्द जिसकी सही तरबियत ही नहीं हुई उसके घर से, इसलिए वो इन चीज़ों पर पड़ता है और वो फिर उसका मौजू ही औरत होती है। वो जहाँ बैठेगा, जिधर बैठेगा, जिस ऑफिस में होगा, असेंबली तक में होगा ना, असेंबली में भी होगा तो वो औरत को मौजू बहस बनाएगा और फिर उसको उसके लिबास। अच्छा, अगर उनसे आप बात कोई कर रहा हो ना तो पता चलेगा वो हर खातून, अगर मैं असेंबली में हूँ तो आप कई मर्दों के बारे में आपको बता सकती हूँ कि वो बता सकते हैं कि मैं जैसे अब मैं हिजाब में हूँ, मेरे अलावा जितनी एमपीज हैं, कोई मोटी है, कोई पतली है, किसका जिस्म कैसा है, किसका कौन से जिस्म का हिस्सा कैसे है। अच्छा, ये बात बड़ी है कि क्यों, आखिर वजह क्या है कि उनको ये सब चीजें पता चलती हैं? क्यों? इसका मतलब है कि उनकी निगाह हमारे उन पार्ट पर पड़ रही है ना। मतलब ये है कि मर्द हमारे, हम उसका काम ही यही है। फिर मतलब अब फिर किसी, जैसे मुझे किसी मिनिस्टर साहब ने, जो वफाकी मिनिस्टर है मजहबी, उनका सुनने को मिला कि कहा कि ये खवातीन जो है वो खुद कहती हैं कि आ बैल मुझे मार। अच्छा, तो इसका मतलब है हम खवातीन ऐसे कपड़े पहनती हैं, अगर मैं पर्दे में आ गई और जो पर्दे में नहीं है, जो स्लीवलेस है, तो वो भी कह रही है कि आ बैल मुझे मार, आओ अब मर्दो मुझे नोच डालो, मुझे चीर डालो, या छोटी बच्चियां कह रही है मुझे रेप कर डालो। मतलब ये सोच है हमारे माशरे की कि वो इस तरह, मतलब हमें किसी भी सूरत में ये काबिल कबूल नहीं है। अगर
वैसा लिबास पहना है, दुपट्टा नहीं है, पैंट शर्ट पहनी है, तब भी बर्दाश्त नहीं है। अच्छा, उनके साथ दोस्ती तो अच्छी ही रहेगी, लेकिन जब शादी का मामला आएगा तो नहीं नहीं नहीं, शादी इनके साथ नहीं, शादी के लिए बापर्दा या बहुत अच्छा लिबास पहनने वाली मुझे बीवी चाहिए, ताकि अयाशी करने के लिए उसके लिए। तो उन्होंने औरत को, हालांकि हम औरतें, अल्लाह ताला ने हमें वो सलाहियतें दी है ना कि अभी इस जंग में आ जाइए, चले सलाहियतों में कमी आती तो एक पायलट है, जहाज उड़ा रही है। माशाल्लाह हमारी पाकिस्तान में कितनी खवातीन है जो जहाज उड़ाती हैं, वो बहुत बड़े बड़े काम कर रही होती है। तो क्या वो अगर नकाब इस तरह मेरी तरह नकाब करके वो जहाज उड़ाएगी तो क्या वो जहाज नहीं उड़ा पाएगी? सुमैया, वो इस गेटअप में जहाज उड़ेगा नहीं, उससे गियर नहीं लगेगा और वो बहुत सारी चीजें। खुदा का खौफ भाई, ये अल्लाह की तरफ से एक चीज है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में कहा है, सूरह अहज़ाब में कहा है, मर्दों को कहा है कि अपनी बीवियों को, बेटियों को कहो कि बड़ी बड़ी चादरें ओढ़ लें जब ऐसे हो। तो जब ये कहा गया है, हुक्म है, तो हुक्म रब्बी कोई किस करता है, कोई नहीं करता। जो मर्द हजरात अपनी बेटमात को, अपनी बेटियों को नहीं करते, वो खुद अपना हिसाब तो हर किसी ने अपनी कब्र में देना है ना, देना है। मेरा काम, और आप किसी पे तनकीद भी नहीं कर सकते, ना उसके लिबास पर, ना उसके हिजाब पर। नादिया, ये देखें, ये बहस बड़ी पुरानी है, मैंस आर नॉट रोबोट्स, ये वाली बातें कि लिबास देख के रेप का निशाना बनाया। तो यहाँ तो बच्चियाँ क्या, बच्चे क्या, कब्र में पड़ा मुर्दा जिस्म औरत का महफूज नहीं है। ये जो एक सोच है ना, जिसको हम परवान चढ़ा रहे हैं और अपने माशरे में फेंक रहे हैं, मैं तो ये कहूँगी कि फेंक रहे हैं कि ये आप डिसाइड करेगा कि लिबास कैसा है, पर्दा है कि नहीं है, तो पता चलेगा कि औरत कैसी है और आपको उसके साथ क्या करना चाहिए। देखिए, ये बिल्कुल एक अलग बहस है सुमैया। मेरा ख्याल है कि इसमें अगर हम बात करेंगे तो वो जो आपका एक्चुअल टॉपिक है उससे हम बहुत ज़्यादा अलग हट जाएंगे। देखिए, अगर मैं सिंपल सी एक बात पे बिलीव करती हूँ, चाहे मैं वो शरई पर्दा नहीं करती, लेकिन मैं एक बात पे बिलीव करती हूँ कि बीइंग अ मुस्लिम, ये हमारी तालीमात का हिस्सा है कि औरत को पर्दा करना है और मर्द को नजर नीची रखनी है। तो जहाँ जहाँ औरत के पर्दे का हुक्म है, वहाँ वहाँ मर्द को नजर नीची करने का हुक्म है। बिल्कुल। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि हमें पर्दा करना चाहिए। जो आपने रेप केसेस की बात की, उसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं। इट्स नॉट अबाउट कि आपने किसी को उसी वक्त देखा कि जी इसने तो ऐसा लिबास पहना हुआ है और आपका बटन ऑन हो गया और आपने जाके उसका रेप कर दिया। वो पूरी एक पीछे एक बैकग्राउंड में वो पूरा उसका कोई ना कोई उसका एक कॉन्टेक्स्ट होता है जिसकी बिना पर ये चीजें होती हैं। आपको पता है हमारे यहाँ पाकिस्तान, हम मुस्लिम है ना, इस्लामिक कंट्री है, सबसे ज्यादा पॉर्न वीडियोस, पॉर्न साइट्स हमारे यहाँ ये मुसलमान ही विजिट करते हैं। तो फिर जाहिर सी बात है, जब वो फ्रस्ट्रेशन अंदर से डेवलप होगी, वो गंदगी होगी, तो वो कहीं जाके निकालनी उनको होगी। फिर वो लिबास नहीं देखेंगे, फिर वो बच्चे भी नहीं देखेंगे, फिर वो बच्चा भी नहीं देखेंगे, वो लिबास भी नहीं देखेंगे कि औरत का क्या लिबास है। उनको वो अपना गन निकालना है। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि दैट इज अ डिफरेंट डिबेट। अभी नुसरत ने कहा कि जी वो ये हमारे माशरे में होता है। नहीं नुसरत, ये सिर्फ हमारे माशरे में नहीं होता। आपको पता है ना, पेरिस पे हिजाब पहनने पे पाबंदी लग गई थी कि खवातीन जो है वो उन पे फाइन होगा, उन पे पेनल्टी होगी। न्यूजीलैंड पे मस्जिद में अंधाधुन फायरिंग की गई, कितने मुसलमानों को मार दिया। चलते चलते औरतों के ये वेस्ट में, ये मगरिब में, ये हम पढ़ते हैं आए दिन कि चलते चलते उस औरत का हिजाब खींच दिया। बिल्कुल ऐसा ही है कि जी, तो ये इस्लामोफोबिया, वो इस्लामोफोबिया है। लेकिन अफसोस ये होता है कि वो तो चले नॉन मुस्लिम है ना, वो ये चीज कर रहे हैं, ठीक है, वो यहाँ सोसाइटी में भी है, वहां सोसाइटी में भी है। लेकिन बेसिकली अगर मैं अपनी सोसाइटी की बात करूं ना सुमैया, तो हम बेसिकली कंफ्यूज्ड लोग हैं। हम अपने आप को मुसलमान कहते हैं, लेकिन अगर बात शरीयत की आ जाती है तो हम बीच में से राह निकालने की बातें करने लग जाते हैं कि नहीं जी, शरीयत में सिर्फ मर्द को 4 शादियां याद रह जाती हैं। अदरवाइज जब शरीयत की बात की जाती है तो वो हम उसमें बीच की राह निकालते हैं। इसलिए मैं हमेशा ये बात करती हूँ कि बहैसियत कौम, बहैसियत पाकिस्तानी या बहैसियत मुसलमान, हम अपनी अगर मैं बात करूं तो हम कंफ्यूज्ड हैं। हम दो चीजों को अपने अपने मतलब की पिक एंड चूज करके उसके साथ हम चलना चाहते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये आप मर्जी पे छोड़ दें। हमारे जुनैद जमशेद शहीद की मैं एग्जांपल दूंगी। जुनैद जमशेद कितनी लाइफ में बड़ा उनका ट्रांजैक्शन था। बिल्कुल। उनकी पूरी जिंदगी फिर तबलीग में गुजरी। जब उनकी उस क्रैश हुआ था एयरप्लेन, वो तबलीग से वापस आ रहे थे, मगर उनकी जो मिसेस थी जो उनके साथ उस प्लेन में शहीद हुई थी,
वो स्कार्फ नहीं लेती थी, वो पर्दा नहीं करती थी। जी हाँ। किसी ने पूछा था, जुनैद शमशेद ने कहा था मेरा फर्ज है उनको कहना, मैंने अपनी मर्जी उन पे मुसल्लत नहीं करनी। मैंने स्कार्फ लिया, मैंने अपनी मर्जी से लिया। द डे आई हैव स्टार्टेड, मेरी फैमिली को नहीं पता था कि मैंने स्कार्फ लेना शुरू किया है। आई डिड अ रोड शो, आई वाज इन कराची एंड आई स्टार्टेड टेकिंग हिजाब, और मैंने अपना प्रोग्राम किया, मुझे कोई हर्डल्स नहीं हुई। मेरी ऑर्गेनाइजेशन और आने भी नहीं चाहिए। आपने दीगर ममालिक की बात की, तो मेरे पास भी एक ऐसी स्टोरी है, नुसरत साहिबा के साथ शेयर करना चाहूँगी। नुसरत साहिबा, यूएस में मेरे कुछ रिलेटिव्स होते हैं, एक छोटी सी बच्ची ने ये फैसला किया कि उसे शरई हिजाब लेना है। उसको पता था कि उसको क्या प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन उसने इस्तिखारा किया और उसने हिम्मत की, और आज वो बच्ची वहाँ पर सबकी फेवरेट है, अपनी तमाम टीचर्स की, उस हाई स्कूल में जहाँ पे नॉन मुस्लिम बच्चे पढ़ते हैं, नॉन मुस्लिम टीचर्स हैं, लेकिन सब उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, सब उससे मोहब्बत करते हैं। उसका हिजाब उसकी सलाहियतों में रुकावट नहीं आया। ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम ऐसे लोग जो किस तरह के स्टेटमेंट्स देते हैं कि कोई भी लड़की जो हिजाब करने का सोच रही है या हिजाब करती है, कोई भी खातून औरत, उसकी हौसला शिकनी की जाए। हम कैसे जवाब दें उनको, और कहाँ कहाँ बार बार इस पॉजिटिव नैरेटिव को रखें? सुमैया, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। यही चीज है ना औरत को। अब जैसे मैं हूँ, मैं आपके सामने हूँ, अब मुझे नुसरत सहर अब्बासी को सब जानते हैं ना, मतलब मेरा गेटअप, हर चीज। सुमैया आपके सामने कितने प्रोग्राम्स हुए, करते रहे, लेकिन ये मैंने जब ये किया तो जैसे मुझे अभी नादिया ने बताया कि उसने भी खुद ही, किसी की फोर्स नहीं, मुझे भी किसी ने फोर्स नहीं किया। बिलीव मी, ये सब रब की तरफ से है कि 3 अगस्त की रात को सोती हूँ, 4 अगस्त को उठती हूँ, तो मैंने ये हिजाब करना शुरू किया। माशाल्लाह। ना हस्बैंड की तरफ से, ना फैमिली की तरफ से, किसी की तरफ नहीं था, अल्लाह की तरफ से हिदायत आ गई। लेकिन ये जरूर है कि जब ये होता है, जब लोग कबूल नहीं, मुझ जैसे मैं हूँ, एक चेहरा था, फेमस है, या लोग मुझे किसी हद तक जानते हैं, वो कबूल नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने उल्टी सीधे बातें कहनी शुरू कर दी कि ये फेक आईडी से किसी कोई खातून है जो नुसरत सहर अब्बासी बनकर, और वो इस तरह कर रही है, वो उनकी शोहरत को खराब करना चाह रही है, उनके नाम को खराब करना चाह रही है। इसके अलावा भी कि इस एज में सुमैया, लेकिन आज भी नुसरत सहर अब्बासी वही हैं, वही दबंग लहजा है, वही बारोब आवाज है, कोई तब्दीली नहीं आई, ना ही आएगी। बहुत शुक्रिया। हमारी नादिया मिर्जा साहिबा भी वैसे ही हैं, ना ही कभी किसी हिजाब से किसी में कोई तब्दीली आती है, ना ही उसकी सलाहियतें कम हो जाती हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों खवातीन का, बहुत, ये दोनों खवातीन आप दोनों के प्रोग्राम में वक्त देने का बहुत शुक्रिया। जाते जाते कुछ कराची की लोड शेडिंग का जिक्र करना चाहूँगी, जिसने शहरियों की ज़िंदगी अजीरन करके रख दी है। आप जानते हैं कि 3 दिन से शदीद गर्मी पड़ रही है कराची में, लेकिन लोड शेडिंग ने इस गर्मी को मज़ीद बढ़ा दिया है। हमारे नुमाइंदे कफील अहमद बताएंगे कि कौन कौन से ऐसे इलाके हैं जो कि मुस्तस्ना थे, वहाँ भी लोड शेडिंग हो रही है। जी कफील। रोज़ जो है वो गैस की कमी का सामना था, जिसके बायस से लोड शेडिंग जो है वो की गई। और ये इलेक्ट्रिक की एजेंसी में कहा यह गया है कि जो गैस टरबाइन है कुरंगी में, उसमें गैस प्रेशर में कमी है, जिसके बायस जो है वो जहाँ लोड शेडिंग नहीं की जा रही, नहीं होती, वहाँ भी की जा रही है। मैं इस वक्त लियाकताबाद से रिपोर्ट कर रहा हूँ, सिंधी होटल से। अम्मा मेरे साथ मौजूद है, उनसे जानेंगे अम्मा कितनी बिजली जा रही है, अभी कितना मसला हो रहा है? 3-4 बजे बेटा बिजली जाती है। आज जुम्मा का टाइम है, लैंड में पानी नहीं है, सही है, गट्टर ओ है, भरे है ना पानी के, ना नमाज का पता है, ना कुरान का पता है, कचरा ओ है, दुनिया का ढेर लगा हो गया है। साहिल तो देखो, आपको तो पता ही है, पहले कितनी सी जगह होती है, ऊपर से कितनी गर्मी होती है, हर बच्चा बेचारा, हर कोई मासूम इतनी नींद से बेचैन हो जाते हैं कि रात को उनकी गुजरना मुश्किल हो जाती है। रात को जो है वो गुजरना मुश्किल है। कि इलेक्ट्रिक का कहना ये था कि जो एग्जेम्प्टेड एरियाज़ हैं कराची के, जहाँ लोड शेड नहीं होता, वहाँ भी जो है वो लोड शेडिंग की जाएगी, और मुस्तस्ना इलाकों के अंदर हो रही है। तमाम देखना ये कि ये कब तक ख़त्म की जाती है। और इसके अलावा जो सुई गैस का कहना ये था कि गैस प्रेशर मुकम्मल जो है वो दिया जा रहा है, और 170 MF गैस जो है सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।